हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़ वाली, उसका हमारा आज 34वां भाग है। और काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड एमसीक्यूज़ का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसके अंदर 20 महत्वपूर्ण मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को रखा है, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 20 में से आपका स्कोर कितना यहाँ पर रहा है। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स आपको पता चल गया है कितनी है यहाँ पे। 20 में से अगर आपके यहाँ पे 17 मार्क्स आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। ठीक है, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपका फीडबैक चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है और इसको कंटिन्यू आगे करना है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको जाके देख सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किस वंश का संपूर्ण इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो देखिए, जो वंश है वो उसका नाम है हमारे पास पौरव वंश। ठीक है, एक हमने वंश पढ़ा है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। पौरव वंश का जो संपूर्ण इतिहास है उनके अभिलेखों के आधार पर है। ठीक है, लेकिन पौरव वंश को ही पर्वताकार वंश भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, आपको सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पर्वतकार राजवंश जो था, जिसको हम पौरव वंश भी कहते हैं, इनका जो संपूर्ण इतिहास है अभिलेखों के आधार पर है। कुलिंद जो राजा थे, इनका जो इतिहास था वो इनके मुद्राओं के आधार पर था। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर सी है। दूसरा हमारा प्रश्न है आज का, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी। तो जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, यानी कि जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। यह चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला है और यह उत्तराखंड का दूसरा वन्यजीव विहार है और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी यही है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है और उसकी स्थापना कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी। ठीक है, अगला है हमारा, बिना पीएचडी के डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो देखिए, बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिना पीएचडी के डीलिट की उपाधि मिलती है पूरे विश्व की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बताना है उत्तराखंड के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको बिना पीएचडी किए ही डीलिट की उपाधि, जो डॉक्टरेट की उपाधि है, वो इनको दे दी गई थी। तो सही आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शशिधर शर्मा। ठीक है, तो डॉक्टर शशिधर शर्मा को बिना पीएचडी के यहाँ पे डीलिट की उपाधि प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इनको विश्व रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, शंकराचार्य ने इनको उपाधि दी थी, ये ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य थे, और इनको शास्त्रार्थ महारथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर शशिधर शर्मा। चलिए, अगला प्रश्न है, शिवानंद नौटियाल द्वारा सैलोदय पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। देखिए, एक पत्र है सैलोदय, इसका जो प्रकाशन करते थे ये शिवानंद नौटियाल करते थे। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाली सीरीज़ में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो सैलोदय पत्र का प्रकाशन ये नई दिल्ली से करते थे। ठीक है, कहाँ से करते थे, दिल्ली से करते थे, और इसका जो प्रकाशन होता था 1966 से ये शुरू हुआ था। तो आपको दोनों याद रखनी है, सैलोदय पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, दिल्ली से, और 1966 से शिवानंद नौटियाल के द्वारा। अगला है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेपाल का पुनर्जागरण पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक किताब है, किताब का नाम है नेपाल का पुनर्जागरण। नेपाल का पुनर्जागरण, यह किताब लिखी है ऑप्शन डी, परिपूर्णानंद पैन्यूली ने। ठीक है, तो परिपूर्णानंद पैन्यूली, जो कि जब टिहरी का भारत में विलय हुआ तो टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनकी एक दो किताबें और हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, जैसे कि देशी राज्य का जन आंदोलन, संसद और संसदीय प्रक्रिया। ठीक है, तो ये किनकी किताबें हैं, परिपूर्णानंद पैन्यूली की हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इन्होंने मानवेंद्र शाह को किस वर्ष लोकसभा के चुनाव में पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन कब किया था। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और इन्होंने बाद में अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, यानी कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका गठन इन्होंने किया 1979 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो एचएनबी थे ये 1973 में यूपी के सीएम बने थे, लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। ठीक है, 1975 में। उसके बाद इन्होंने 79 में अपनी एक अलग पार्टी बनाई और 82 में जब चुनाव हुए तो 82 में अपनी इसी पार्टी से इन्होंने 82 में चुनाव लड़ा गढ़वाल लोकसभा से, और वहाँ से ये जीत गए थे। ठीक है, चले
अगला है लोकरत्न पंत। लोकनाथ पंत मूलतः किस भाषा के कवि थे? तो देखिए जो लोकनाथ पंत थे ये मुख्यतः संस्कृत भाषा के कवि थे। हालांकि इन्होंने अपनी रचनाएं कुमाऊनी में भी की हैं, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं को किया है, लेकिन मूलतः ये किस भाषा के कवि थे? ये संस्कृत भाषा के कवि थे। और लोकनाथ पंत और लोकरत्न पंत ये दोनों एक ही नाम है, और जो प्रसिद्ध नाम है वो है गुमानी पंत। ठीक है, तो गुमानी पंत की ही यहाँ पे बात हो रही थी। मैंने यहाँ पे उनका जो ओरिजिनल नाम था वो यहाँ पे मैंने दिया था। ठीक है, लोकनाथ पंत। तो आपको ध्यान रखना है, गुमानी पंत, लोकनाथ पंत और लोकरत्न पंत एक ही नाम है, और इन्हीं को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि भी माना जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि इनको किसने कहा था? ठीक है, किसने माना है? ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है वहाँ पे हम इन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रसिद्ध नाटक अंगूर की बेटी के रचनाकार कौन है? देखिए एक नाटक है अंगूर की बेटी, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम आपने बताना है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, देखिए वो राजनीति वाले गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, ये साहित्यकार जो नाटककार हैं वो ये गोविंद बल्लभ पंत हैं। ठीक है, जो राजनीति वाले हैं उनका जन्म 1887 में होता है अल्मोड़ा में, और इनका जन्म होता है 1898 में अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये साहित्य वाले हैं, वो राजनीतिक वाले हैं। तो अंगूर की बेटी ये इनकी किताब का नाम है, इनके नाटक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके काफ़ी सारे अन्य जो हैं नाटक हैं, तो जिसको जो भी नाटक इनका याद है कमेंट करके ज़रूर बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सभी नाटक हैं। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाली सीरीज़ में हमने इनके जो प्रमुख नाटक थे उनको कवर किया था। तो जिसको जो भी याद है, ताकि जो भी नीचे दूसरा पर्सन आए कमेंट पढ़ने के लिए उनको फ़ायदा हो सके, तो आपको जितना भी इनके बारे में पता है कमेंट करके ज़रूर अपने नॉलेज को यहाँ पे शेयर करें। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो देखिए लीलाधर जगूड़ी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया था? ठीक है, तो इनको दिया गया था 1997 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। लीलाधर जगूड़ी को 1997 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो दिया गया, किस रचना के लिए? अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, तो अनुभव के आकाश में चांद ये किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की रचना है, और इसी के लिए इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको व्यास सम्मान कब दिया गया कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो मैं कमेंट करके आपको बोल रहा हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। अगला है हमारा सुमन स्मृति ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यह जो किताब है सुमन स्मृति ग्रंथ ये लिखी है डॉक्टर भक्त दर्शन ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसने लिखी है यह किताब? भक्त दर्शन ने यह किताब लिखी है। इसके अलावा भक्त दर्शन ने एक स्मृति ग्रंथ लिखा है मुकुंदी लाल के ऊपर। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ किसने लिखा है? भक्त दर्शन ने। और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ वो भी किसने लिखा है? डॉक्टर भक्त दर्शन ने। ठीक है, तो 3 स्मृति ग्रंथ हैं, आपको याद रखना है भक्त दर्शन के, एक सुमन स्मृति ग्रंथ, मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ और रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। चलिए अगला है नौटी के समीप नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए चमोली के अंदर आता है नौटी, और यहाँ पे नंदा देवी स्मृति वन स्थापित है। आपको सीधा प्रश्न बन सकता है नंदा देवी स्मृति वन कहाँ स्थित है? तो यह नौटी में है, चमोली के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी कब? वर्ष 2000 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा यह स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए 3 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। पहला, नंदा देवी स्मृति वन कहाँ है? तो यह नौटी चमोली के अंदर है। कब इसकी स्थापना की गई? 2000 में। किसने करी? कल्याण सिंह रावत मैती ने। ठीक है, अगला है चंद्र कुंवर बर्थवाल की हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो जो हिमवंत कविता संग्रह है ये किसकी है? चंद्र कुंवर बर्थवाल की है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1945 में हुआ था। तो जो 12वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक और क्वेश्चन, इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तो कमेंट आपने ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारियों को देख सकें कि आप पुराना जो चीज़ें हैं चीज़ों को रिलेट किस तरीके से कर पा रहे हैं, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे को तीसरे से किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, चंद्र कुंवर बर्थवाल को प्रसिद्ध करने का श्रेय या इनकी रचनाओं को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है कुमाऊं में
न्याय की देवी के रूप में किसे माना जाता है? तो कुमाऊं में न्याय की देवी मानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है जिया रानी को। ठीक है, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मौला देवी था और इन्होंने जो समाधि ली थी, यानी कि जब ये नदी में गए थे तो गौला नदी में ये गए थे। ठीक है, गौला नदी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसके अलावा इनके जो उपनाम है या अन्य नाम है वो है पिंगला या प्योला नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये इनका अन्य नाम है या उपनाम है। बचपन का नाम पूछेगा अगर रानी जिया रानी का, तो जिया रानी के बचपन का नाम था मौला देवी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला है पिंडारी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? देखिए, जो पिंडारी ग्लेशियर है वो बागेश्वर में है और जो पिंडारी बुग्याल है ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा गया पिंडारी बुग्याल, तो ये कहाँ होगा? पिथौरागढ़ में यह स्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है हमारा पौड़ी स्थित ज्वाल्पा देवी मंदिर किस नदी के तट पर बसा है? तो पौड़ी में स्थित है हमारा एक प्रसिद्ध ज्वाल्पा देवी मंदिर, ये बसा है पूर्वी नयार नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 15वें क्वेश्चन का। जो हमारा ज्वाल्पा देवी मंदिर है यह पौड़ी के अंदर है और पूर्वी नयार नदी के तट पर है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा दिखनौरी प्रथा जिस जनजाति से संबंधित है, इसको किस कर देना। ठीक है, तो दिखनौरी प्रथा कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी थारू जनजाति। ठीक है, तो दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति से संबंधित है। 17वां प्रश्न है हमारा राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था? तो ई गवर्नेंस वर्ष जो घोषित किया था राज्य सरकार ने यानी कि उत्तराखंड सरकार ने, ये किया था ऑप्शन बी 2001 को। ठीक है, तो वर्ष 2001 को उत्तराखंड सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है सोलर सिटी का विकास निम्न में से किस जनपद में किया जा रहा है? तो जो सोलर सिटी है इसका विकास किया जा रहा है देहरादून के अंदर। और एक और चीज़ है जो देहरादून के अंदर है, आपको वो ध्यान रखनी है, विज्ञान धाम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है विज्ञान धाम कहाँ पर है? विज्ञान धाम की जो है वो भी देहरादून के अंदर है। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा पीताम्बर दत्त बर्थवाल अपने बाल्यकाल में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो थे वे अंबर नाम से अपने बचपन में या अपने बाल्यकाल में कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किस नाम से लिखते थे? अंबर। आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं पीताम्बर, तो यहीं पे नाम में ही उनका अंबर आ रहा है, तो अंबर नाम से ये कविताएं लिखते थे अपने बचपन में। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चन के बाद आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है। 20 में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आए हैं, वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, वो भी आपको कमेंट करना है। और कोशिश करेंगे डेली एक क्विज़ हम करें, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, तो डेली एक क्विज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक यहाँ पर ज़रूरी होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपने बताना है कौन से जनपद में है। तो यह चमोली जनपद में है, क्योंकि आपको पता है यह गोपेश्वर के अंदर है। ठीक है, और गोपेश्वर आपको पता है चमोली के अंदर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था गोपेश्वर चमोली के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने 20 के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन के साथ हमने थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे उनको देखा यहाँ पे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।